सो पैसेज 1 है अलेक्जेंडर हेंडरसन और क्वेश्चन 1 से लेके 8 है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। क्वेश्चन फर्स्ट है हेंडरसन रेयरली होता है बहुत कम, विजिटेड द एरिया राउंड प्रेस एस्टेट व्हेन ही वाज यंगर। सो एंडरसन वाज बोर्न इन स्कॉटलैंड, सो स्कॉटलैंड में उसका जन्म हुआ था एंड वाज द सन ऑफ, तो वो किसका लड़का था? सक्सेसफुल मर्चेंट का लड़का था। द फैमिली हैड एक्सटेंडेड लैंड होल्डिंग इन स्कॉटलैंड, सो उसके फैमिली के पास काफ़ी सारी लैंड होल्डिंग थी स्कॉटलैंड के पास। सो बिसाइड्स हिज रेजिडेंस इन ईडनबर्ग इट ओन्ड प्रेस एस्टेट, तो उसके अलावा उनके पास, उसकी फैमिली के पास प्रेस एस्टेट भी था, 650 एकर्स का था, 35 माइल्स साउथ ऑफ द सिटी। द फैमिली ऑफन स्टेड एट प्रेस एस्टेट, तो फैमिली कहाँ पे रहती थी? प्रेस कैस्टल में रहती थी। द लार्जर मैंसन ऑन द नॉर्दर्न एज ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द अलेक्जेंडर स्पेंड मच ऑफ हिज चाइल्डहुड इन द एरिया। सो इन द एरिया मीन्स इस एरिया की बात हो रही है, प्रेस एस्टेट, तो इसलिए तो उसने अलेक्जेंडर स्पेंड मच ऑफ हिज चाइल्डहुड इन द एरिया, सो उसने ज़्यादातर अपना जो चाइल्डहुड है उसी एरिया में गुजारा है। तो इसलिए ये जो आंसर होगा ये होगा फॉल्स। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है रेयरली, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है मच ऑफ हिज चाइल्डहुड इन द एरिया उसने स्पेंड किया। क्वेश्चन सेकंड है हेंडरसन परस्यूड अ बिजनेस करियर, सो उसने बिजनेस करियर को फॉलो किया बिकॉज इट वॉज वट हिज फैमिली वॉन्टेड, क्योंकि ये उसकी फैमिली चाहती थी कि वो बिजनेस करे। तो इस सेकेंड पैराग्राफ में हम देखें तो ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल में चला गया ईडनबर्ग के आउटस्कर्ट्स में, तो वहाँ पे उसने 3 ईयर अप्रेंटिसशिप की टू बिकम एन अकाउंटेंट, सो बनना चाहता था वो अकाउंटेंट। ऑल्दो ही नेवर लाइक्ड द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस करियर, उसको बिजनेस करियर का अच्छा नहीं लगता था, मतलब वो एज अ बिजनेस करियर चूज करे। ही स्टेड विद इट टू प्लीज हिज फैमिली, लेकिन वो फिर भी अपनी फैमिली के साथ, मतलब वहाँ पे रहा, स्टेड विद इट, बिजनेस के साथ रहा टू प्लीज हिज फैमिली, अपनी फैमिली को खुश करने के लिए। सो इससे हमें पता लगता है सो हेंडरसन परस्यूड ए बिजनेस करियर बिकॉज इट वॉज विद वट हिज फैमिली वॉन्टेड। सो ये हो जाएगा आंसर ट्रू। नेक्स्ट है हेंडरसन एंड नॉटमैन वर सरप्राइज्ड, ये दोनों क्या हुए? सरप्राइज बाय द रिजल्ट्स ऑफ देयर 1865 एक्सपेरिमेंट। सो 1865 के एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट से वो सरप्राइज हुए। यहाँ पे 1865 के बारे में बात हुई है कि ये जो दोनों फोटोग्राफर्स थे, द टू men made a photographic excursion to Niagara Falls in 1860 and they cooperated on experiments with magnesium flare as a source of artificial light in 1865. So 1860 में वो चले गए फोटोग्राफिक एक्सर्शन के लिए नियाग्रा फॉल्स पे, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया मैग्नीशियम फ्लेयर के साथ, जो कि एक आर्टिफिशियल लाइट थी। 1865 में उससे एक्सपेरिमेंट किया। आगे भी हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताया कि वो सरप्राइज हुए उसके रिजल्ट से या नहीं, सो इसलिए हमारा ये आंसर आ जाएगा नॉट गिवन। देयर वर मैनी सिमिलैरिटीज थी बिटवीन हेंडरसन्स अर्ली लैंडस्केप एंड दोज ऑफ नॉटमैन। सो हेंडरसन और नॉटमैन के, तो यहाँ पे अगर देखें फोटोग्राफ के बारे में, इन स्पाइट ऑफ देयर फ्रेंडशिप, उनके फ्रेंडशिप के बावजूद देयर स्टाइल ऑफ फोटोग्राफी वर क्वाइट डिफरेंट, दोनों का जो स्टाइल था वो काफ़ी डिफरेंट था। नॉर्मन्स लैंडस्केप वर noted for their bold realism. Henderson for the first 20 years of his career produced romantic images. ठीक है, सो दोनों का जो स्टाइल था वो काफ़ी डिफरेंट था, सो सिमिलर नहीं था, इसलिए हमारा ये आंसर आ जाएगा फॉल्स। फिफ्थ क्वेश्चन है द स्टूडियो दैट हेंडरसन ओपनड, जो स्टूडियो ओपन किया था हेंडरसन ने 1866 में, वॉज क्लोज टू हिज हाउस, वो उसके हाउस के करीब था। यहाँ पे लिखा है 1866 में ही गिव अप हिज बिजनेस टू ओपन ए फोटोग्राफिक स्टूडियो, तो उसने अपना बिजनेस छोड़ दिया एक फोटोग्राफिक स्टूडियो ओपन करने के लिए। एडवर्टाइजिंग हिमसेल्फ एज ए पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप फोटोग्राफर, तो अपने आप को उसने एडवर्टाइज किया जैसे कि वो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप फोटोग्राफर है। लेकिन यहाँ पे उसने फोटोग्राफिक स्टूडियो तो शुरू कर लिया 1866 में, लेकिन ये नहीं बताया कि ये वो उसके घर के पास था कि नहीं था, सो ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, सो इसलिए हमारा आंसर ये नॉट गिवन आ जाएगा, क्योंकि हमें लोकेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है। नेक्स्ट है हेंडरसन गिव अप पोर्ट्रेचर, सो गिव अप का मतलब होता है छोड़ना, सो उसने पोर्ट्रेचर को छोड़ दिया सो दैट ही कुड फोकस ऑन टेकिंग फोटोग्राफिक ऑफ सीनरी, ताकि वो सीनरी की फोटोग्राफ में फोकस कर सके।
यहाँ पे अगर पढ़ें फ्रॉम अबाउट 1870 ही ड्रॉप्ड का मतलब हो गया गिव अप पोर्ट्रेचर, सो ही ड्रॉप्ड पोर्ट्रेचर किस चीज़ के लिए, टू स्पेशलाइजिंग, ताकि वो फोकस कर सके इन लैंडस्केप फोटोग्राफी। तो इससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि उसने ड्रॉप कर दिया, गिव अप मतलब ड्रॉप पोर्ट्रेचर, सो स्पेशलाइज कर सके वो लैंडस्केप फोटोग्राफी में, सो फोटोग्राफी ऑफ सीनरी, सो इसलिए ये हमारा आंसर आ जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है व्हेन हेंडरसन बिगेन वर्क फॉर द इंटर कॉलोनियल रेलवे, जब उसने काम शुरू किया इंटर कॉलोनियल रेलवे के साथ, द मॉन्ट्रियल टू हेलिफैक्स लाइन हैड बीन फिनिश्ड, तो जो ये लाइन थी ये क्या हो चुकी थी, फिनिश हो चुकी थी। यहाँ पे अगर पढ़े दैट सेम ईयर कौन से 1872 में, दैट सेम ईयर इस रीजन में ही टुक सम फोटोग्राफ्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंटर कॉलोनियल रेलवे, उसने कुछ फोटोग्राफ्स ली, ठीक है, कंस्ट्रक्शन की इंटर कॉलोनियल रेलवे के। दिस अंडरटेकिंग लेड इन 1875 to a commission from the railway to record the principal structures along with the almost completed line connecting Montreal to Halifax। तो इसके बाद 1875 में उसको एक काम मिल गया बेसिकली कमीशन के बेस पे, टू कमीशन फ्रॉम द रेलवे टू रिकॉर्ड, सो उसे कमीशन मिलती थी रेलवे से टू रिकॉर्ड द प्रिंसिपल स्ट्रक्चर्स, तो वो प्रिंसिपल स्ट्रक्चर्स को रिकॉर्ड करने के लिए अलॉन्ग द ऑलमोस्ट कंप्लीटेड लाइन कनेक्टिंग मॉन्ट्रियल टू हेलिफैक्स। तो ये जो लाइन थी ये ऑलमोस्ट कंप्लीटेड थी, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है हैड बीन फिनिश्ड। तो ऑलमोस्ट कंप्लीटेड का मतलब होता है कि अभी ख़त्म होने वाली थी, ख़त्म हुई नहीं थी, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कि ये वाली लाइन हैड बीन फिनिश्ड, तो ये इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स। हेंडरसन्स लास्ट वर्क एज अ फोटोग्राफर वॉज विद कैनेडियन पैसिफिक रेलवे, उसका जो लास्ट वर्क था एज अ फोटोग्राफर वो किसके साथ था, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे के साथ। अगर यहाँ पे देखें 1892 में हेंडरसन एक्सेप्टेड ए फुल टाइम पोजीशन विद सीपीआर, तो अब सीपीआर क्या है, यहाँ पे लिखा है कैनेडियन पैसिफिक रेलवे और उसकी शॉर्ट फॉर्म है सीपीआर, तो हमें पता है कि सीपीआर क्या है, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे। तो उसने एक्सेप्ट कर लिया फुल टाइम पोजीशन एज ए मैनेजर ऑफ फोटोग्राफिक डिपार्टमेंट, ठीक है, जिसको वो उसे एडमिनिस्टर करना था, उसकी ड्यूटीज़ बताई हैं। तो यहाँ पे लिखा है ही कंटिन्यूड इन दिस पोस्ट अंटिल 1897, वो 1897 तक उसने उस पोस्ट पे काम किया, व्हेन ही रिटायर्ड कंप्लीटली फ्रॉम फोटोग्राफी, तो जब वो फोटोग्राफी से कंप्लीटली रिटायर हो गया था वो तब तक, सो उसने उस पोस्ट पे काम किया। सो उस पोस्ट पे तो किसके साथ था, सीपीआर के साथ, इसलिए उसका जो लास्ट वर्क था एज अ फोटोग्राफर वो सीपीआर के साथ था, सो ये आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 to 13। सो हमें नोट्स को कंप्लीट करना है, ब्लैंक्स हैं, तो हम यूज़ करेंगे वन वर्ड ओनली। सो अर्ली लाइफ में लिखा है वॉज बॉर्न इन स्कॉटलैंड, सो एलेक्जेंड्रा वो स्कॉटलैंड में बॉर्न हुआ था, फादर वॉज ए डैश, तो यहाँ पे देखिए बॉर्न इन स्कॉटलैंड 1831, ही वॉज अ सन ऑफ सक्सेसफुल मर्चेंट, सो वन वर्ड है इसलिए हम लिखेंगे वॉज, फादर वॉज ए मर्चेंट। 10th क्वेश्चन है पीपल बॉट हेंडरसन्स फोटो, सो लोगों ने उसकी फ़ोटोज़ खरीदी बिकॉज फोटोग्राफी टुक अप कंसिडरेबल टाइम, क्योंकि जो फोटोग्राफी थी वो बहुत टाइम लेती थी, एक तो ये हो गया, सो इट टुक कंसिडरेबल टाइम, एंड द डैश वॉज हैवी, हैवी का मतलब था, मतलब वो काफ़ी भारा था, क्या भारा था, तो यहाँ पे देखें देयर वॉज लिटिल कंपीटिंग हॉबी, सो उसका कंपटीशन इस हॉबी का नहीं था और एमेच्योर फोटोग्राफी बिफोर द लेट 1880s, बिकॉज मान लो यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं था, बिकॉज ऑफ द टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक इन्वॉल्व एंड द वेट ऑफ इक्विपमेंट, क्योंकि ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक थी फोटोग्राफी, और जो इक्विपमेंट का वेट था वो काफ़ी ज़्यादा था। तो एक तो हो गया, सो फोटोग्राफी टुक अप कंसिडरेबल टाइम एंड द डैश वॉज हैवी, सो आंसर आ जाएगा इक्विपमेंट वॉज हैवी। So the photographs Henderson sold were dash or souvenirs. So souvenirs होता है यादगारी, यहाँ पे लिखा है पीपल वांटेड टू बाय फोटोग्राफ्स एज सोवेनियर्स ऑफ ए ट्रिप और एज गिफ्ट्स, तो यहाँ तो वो सोवेनियर्स एज ए सोवेनियर्स यूथ एज ए सोवेनियर्स खरीदते थे फोटोग्राफ्स एज ए यादगारी और एज ए गिफ्ट या फिर गिफ्ट के लिए, सो सोल्ड वर डैश और सोवेनियर्स, सो आंसर आ जाएगा गिफ्ट्स। सो नेक्स्ट हम क्यूबिक और अंटारियो 1870 और 1880 के बाद की बात करेंगे, सो यहाँ पे 1890 और 1880, सो क्यूबिक और अंटारियो।
सो क्वेश्चन था टुक मैनी ट्रिप्स अलोंग ईस्टर्न रिवर, सो उसने काफ़ी सारी ट्रिप्स लगाई ईस्टर्न रिवर के आसपास अलोंग ईस्टर्न रिवर इन ए डैश। सो इन ए डैश मतलब किस में, यहाँ पे अगर हम देखें, सो डॉक्यूमेंटिंग द मेजर सिटीज ऑफ द ट्रू प्रोविंस एंड मैनी ऑफ द विलेजेस इन क्यूबेक, ही वॉज स्पेशली फॉन्ड ऑफ wilderness and often traveled by canoe. So often traveled by canoe. So वो किस में ट्रैवल करता था, कैनोन। सो इसका आंसर आ जाएगा, सो टुक मैनी ट्रिप्स अलोंग ईस्टर्न रिवर इन ए कैनन। नेक्स्ट है वर्कड फॉर सीपीआर इन 1885। सो उसने 1885 में सीपीआर के साथ वर्क किया एंड फोटोग्राफ, तो उसने फोटोग्राफ ली द डैश एंड रेलवेज, तो एक तो डैश की ली और दूसरी रेलवेज एट रॉजर पास। यहाँ पे 1885 में ही वेंट वेस्ट अलोंग द कैनेडियन पैसिफिक रेलवे एज फार एज रॉजर पास इन ब्रिटिश कोलंबिया, तो वो कैनेडियन पैसिफिक रेलवे के साथ साथ वो गया और वो कहाँ तक गया, रॉजर पास ब्रिटिश कोलंबिया तक। ही व्हेन ही टुक फोटोग्राफ्स, तो उसने फोटोग्राफ्स ली किसकी, माउंटेन्स एंड द प्रोग्रेस ऑफ कंस्ट्रक्शन। सो प्रोग्रेस ऑफ कंस्ट्रक्शन किसकी कंस्ट्रक्शन होगी, रेलवे की। तो यहाँ पे अगर हम वन वर्ड हमें यूज़ करें तो हम आंसर लिखेंगे माउंटेन्स। पैसेज 2 है बैक टू द फ्यूचर ऑफ स्काई स्क्रैपर डिज़ाइन। स्काई स्क्रैपर होता है ऊंची ऊंची बिल्डिंगें जो हैं, आसमान छूती बिल्डिंगें। 14 से लेके 18 क्वेश्चन है विच सेक्शन कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सो ये जो इन्फॉर्मेशन है 14 से लेके 18 तक किस पैराग्राफ में है। 14 क्वेश्चन है वाई सम पीपल, कुछ लोग जो थे अवॉइड करते थे हॉस्पिटल्स को 19th सेंचुरी में। सो क्यों कुछ लोग अवॉइड करते थे हॉस्पिटल्स इन द 19th सेंचुरी। मच ऑफ द इंजेन्युटी प्रेजेंट इन द 19th सेंचुरी हॉस्पिटल्स एंड बिल्डिंग डिज़ाइन, इंजेन्युइटी होता है इनोवेशन। सो ज़्यादातर जो इनोवेशन प्रेजेंट थी 19th सेंचुरी हॉस्पिटल और पब्लिक डिज़ाइन में, ठीक है, हॉस्पिटल एंड बिल्डिंग डिज़ाइन में ज़्यादातर जो इनोवेशन थी वॉज ड्रिवन बाय ए पैनिक्ड पब्लिक क्लैमरिंग। सो वो पैनिक्ड का होता है डरी हुई या थ्रेटन्ड, पब्लिक हो गया, क्लैमरिंग होता है बेसिकली क्लेम करना या बेसिकली चीखना चिल्लाना। सो जो पब्लिक थी वो क्लैमरिंग मतलब वो क्लेम कर रही थी फॉर बिल्डिंग्स, वो चाहती थी कि बिल्डिंग्स बने दैट कुड प्रोटेक्ट अगेंस्ट व्हाट वाज थॉट टू बी द लीथरल थ्रेट ऑफ मियास्मास। ऐसी बिल्डिंग्स बनाई जाएं जो उनको प्रोटेक्ट कर सके इस थ्रेट से, मियास्मास की थ्रेट से। मियास्मास क्या है, ए टॉक्सिक एयर दैट स्प्रेड डिजीज। सो एक ऐसी एयर जो डिजीज को फैलाती थी। तो वो जो पब्लिक थी वो चिल्ला रही थी कि हमें बिल्डिंग्स चाहिए जो हमें प्रोटेक्ट कर सके ये मियास्मास की प्रॉब्लम से, थ्रेट से। बहुत भयानक बीमारी थी ये। सो टॉक्सिक एयर थी ये जो स्प्रेड करती थी डिजीज़ को। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग है, वहाँ पे ऐसी एयर घूमती रहे जो डिजीज़ को स्प्रेड करे, तो लोग चाहते थे कि हमें ऐसी बिल्डिंग्स चाहिए, ऐसी बिल्डिंग्स डिज़ाइन करो, ठीक है, 19th सेंचुरी में ऐसी इनोवेशंस लगाओ जिससे ये मियास्मास की जो टॉक्सिक एयर जो स्प्रेड कर रही है डिजीज़ वो ख़त्म हो जाए, हम उससे बच सकें, ठीक है। तो ये मियास्मास वर फियर्ड एज अ प्रिंसिपल एजेंट ऑफ डिजीज़ एंड पेंडेमिक्स फॉर सेंचुरीज। तो इससे लोग डरते थे बेसिकली एंड वर यूज टू एक्सप्लेन द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम द मिडल एजेस राइट थ्रू टू कॉलरा आउटब्रेक इन लंदन एंड पेरिस ड्यूरिंग द 1850। तो ये काफ़ी देर से यही रीज़न था कि जो आउटब्रेक हो रहे थे कॉलरा का, ठीक है, हैजा हो गया, पेंडेमिक्स का रीज़न बन रहा था। सो ये फाउल एयर थी बेसिकली। फाउल एयर होता है ख़राब एयर जो डिजीज़ को स्प्रेड करे। तो यहाँ पे अगर हम इसकी वजह से हॉस्पिटल्स फीवर हो रहे थे लीडिंग टू डिजीज़ एंड फ्रीक्वेंट डेथ्स हो रही थी। दिस प्रॉस्परस स्टेयर्ड क्लियर ऑफ हॉस्पिटल्स। अगर इसका हम ट्रांसलेशन करें तो प्रॉस्परस मतलब जो वेल्दी है या वेल्दी है, हेल्दी है, स्टेयर्ड क्लियर ऑफ हॉस्पिटल्स। इसका मीनिंग क्या है कि जो प्रॉस्परस थे, जो अच्छे थे, बेटर थे, वो हॉस्पिटल्स के पास नहीं जाते थे, वो हॉस्पिटल से दूर ही रहते थे। सो इसलिए वाई सम पीपल अवॉइडेड हॉस्पिटल्स इन द 19th सेंचुरी। तो इसका आंसर हमें किस में मिला, एफ में। 15th क्वेश्चन है ए सजेशन दैट द पॉपुलैरिटी ऑफ टॉल बिल्डिंग इज लिंक्ड टू प्रेस्टीज। तो ऐसा सजेशन जिसमें लिखा था जो टॉल बिल्डिंग्स जो हैं वो किसके साथ लिंक्ड हैं, जुड़ी हुई हैं प्रेस्टीज के साथ। प्रेस्टीज होता है स्टेटस वगैरह हो गया। तो यहाँ पे एक पर्सन है प्रोफेसर जिसका नाम है एलन शॉर्ट। तो पैराग्राफ सी में लिखा है शॉर्ट
जो वही पर्सन था, regards glass, steel and air conditioned skyscrapers as a symbol of status rather than practical way of meeting our requirements. शॉर्ट कहते थे कि जो ग्लास, स्टील और एयर कंडीशन स्काई स्क्रैपर्स है ना, ये क्या है, ये एक सिंबल है. किस चीज़ का सिंबल है? स्टेटस का, इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिकल वे ऑफ मीटिंग अवर रिक्वायरमेंट्स. तो ये हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने का प्रैक्टिकल वे नहीं है. ये क्या है? ये प्रेस्टीज है. टॉल बिल्डिंग्स मीन्स स्काई स्क्रैपर्स. ये किसके साथ जुड़े हुए थे? प्रेस्टीज के साथ, स्टेटस के साथ. सो ये हमें आंसर मिला सी में. 16th क्वेश्चन है, ए कंपैरिजन बिटवीन द सर्कुलेशन ऑफ एयर. सो कंपैरिजन किया है सर्कुलेशन ऑफ एयर का इन द 19th सेंचुरी बिल्डिंग्स, जो 19th सेंचुरी की बिल्डिंग्स थी उसका मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के साथ कंपैरिजन किया है. सो अगर हम यहाँ पे देखें ई पैराग्राफ में, वी डिस्कवर्ड दैट 19th सेंचुरी हॉस्पिटल वार्ड्स, जो 19th सेंचुरी के वार्ड्स थे ना हॉस्पिटल में, कुड जनरेट अप टू 24 एयर चेंजेस एन आवर. वो एक घंटे में 24 एयर चेंजेस कर सकती थी. दैट इज सिमिलर टू द परफॉर्मेंस ऑफ अ मॉडर्न डे कंप्यूटराइज कंट्रोल्ड ऑपरेटिंग थिएटर्स. वो कैसे थे? उसके जैसे ही थे जो आज के मॉडर्न डे के कंप्यूटराइज कंट्रोल ऑपरेटिंग थिएटर है ना, उसके जैसे ही थे. तो इसलिए हमें ई पैराग्राफ में हमें ये आंसर मिल गया. हाउ शॉर्ट टेस्टेड द सर्कुलेशन ऑफ एयर इन द 19th सेंचुरी बिल्डिंग. शॉर्ट ने एयर सर्कुलेशन को कैसे टेस्ट किया इन द 19th सेंचुरी बिल्डिंग्स में. सेज शॉर्ट, यहाँ पे डी पैराग्राफ में लिखा हुआ है. सो वी स्पेंट 3 years डिजिटली मॉडलिंग बिलिंग्स फाइनल डिज़ाइन. अब ये बिलिंग्स कौन है? बिलिंग्स है जॉन शॉ बिलिंग्स, एक पर्सन था जिसने डिज़ाइन किया था बिल्डिंग्स को. सो जॉन शॉ बिलिंग के बारे में बात हो रही है. तो वी स्पेंड 3 years, उन्होंने 3 years स्पेंड किए किसके लिए? डिजिटली मॉडलिंग बिलिंग्स फाइनल डिज़ाइंस. तो बिलिंग के जो फाइनल डिज़ाइंस थे उसको डिजिटली मॉडल करने के लिए 3 years स्पेंड किए, शॉर्ट ने बोला. तो वी पुट पैथोजेंस. अब पैथोजेंस क्या होते हैं? बेसिकली पैथोजेंस होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन कॉज डिजीज. सो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो क्या कर सकते थे? डिजीज कॉज कर सकते थे. सो इसलिए डी पैराग्राफ में उन्होंने लिखा है, सो वी पुट पैथोजेंस इन द एयर स्ट्रीम मॉडल्ड फॉर समवन विद ट्यूबरक्लोसिस. सो वी पुट पैथोजेंस, उन्होंने पैथोजेंस मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे जो डिजीज पैदा कर सकते थे, इन द एयर स्ट्रीम. सो उन्होंने हवा में पैथोजेंस डाल दिए. मॉडल्ड फ्रॉम समवन विद ट्यूबरक्लोसिस कफिंग इन द वार्ड. तो वो जैसे अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस की खांसी हो रही है तो उसके बेस्ड पे उन्होंने जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे जो जिसके साथ ट्यूबरक्लोसिस की डिजीज हो सकती थी वो एयर स्ट्रीम में डाल दिए, एयर में डाल दिए. एंड वी फाउंड द वेंटिलेशन सिस्टम इन द रूम वुड हैव केप्ट अदर पेशेंट्स सेफ फ्रॉम हार्म. तो उन्हें ये पता लगा कि जो वेंटिलेशन सिस्टम था रूम का, वार्ड का, रूम का, वुड हैव केप्ट अदर पेशेंट्स सेफ. तो वो बाकी पेशेंट्स को क्या रखा? उसने सेफ रखा हार्म से. मतलब उन्होंने पैथोजेंस तो डाल दिए, मीन्स जो माइक्रोऑर्गेनिज्म्स से जिसकी वजह से डिसीज़ होती वो डाल दिए एयर स्ट्रीम में, मतलब एयर में डाल दिए, जैसे ट्यूबरक्लोसिस जिससे मतलब हो रूम में. तो लेकिन उन्होंने देखा कि वेंटिलेशन सिस्टम की वजह से बाकी जो पेशेंट्स थे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हार्म नहीं हुआ. तो दिस इज़ हाउ 3 years उन्होंने ये बिलिंग की जो मॉडल था फाइनल डिज़ाइन का उसको उस पर उन्होंने काम किया. सो शॉर्ट टेस्टेड द सर्कुलेशन ऑफ एयर इन द 19th सेंचुरी बिल्डिंग. सो 19th सेंचुरी बिल्डिंग में उसने टेस्ट किया. सो इसलिए हमारा ये आंसर आ जाएगा 17th का डी. 18th क्वेश्चन है, एन इम्प्लीकेशन दैट एडवर्टाइजिंग लेड टू द लार्ज इंक्रीज इन द यूज ऑफ एयर कंडीशनिंग. इम्प्लीकेशन होता है समझना. सो ऐसा हमें कहाँ पे समझ आया कि जो एडवर्टाइजिंग के वजह से क्या हुआ? लेड टू द लार्ज इंक्रीज इन द यूज़ ऑफ एयर कंडीशनिंग. एडवर्टाइजिंग की वजह से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ एयर कंडीशनिंग के यूज़ का. तो यहाँ पे अगर बी पैराग्राफ में पढ़ें इंस्टेड, ही शोज, उसने शो किया, इट इज़ इंटायरली पॉसिबल टू अकोमोडेट नेचुरल वेंटिलेशन एंड कूलिंग इन लार्ज बिल्डिंग्स बाय लुकिंग इनटू द पास्ट. ये पॉसिबल है कि हम नेचुरल वेंटिलेशन और कूलिंग लार्ज बिल्डिंग्स में कर सकें. अकोमोडेट मतलब उसमें वो लगा सकें. अगर हम पास्ट में देखें तो मतलब पास्ट में लोग करते होंगे ऐसा कि जो नेचुरल वेंटिलेशन और कूलिंग होती होगी पास्ट में, हम वो बोल रहे हैं ये पॉसिबल था, ये पॉसिबल है
कि हम वेंटिलेशन और कूलिंग को लार्ज बिल्डिंग्स में लगा सकें पास्ट में देख के, बिफोर द वाइड स्प्रेड इंट्रोडक्शन ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो इससे पहले मतलब ये हो सकता था, पॉसिबल था बिफोर द वाइड स्प्रेड इंट्रोडक्शन ऑफ लार्ज कूलिंग कंडीशनिंग सिस्टम। ये जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो वाइड स्प्रेड हो गया है ना, मतलब ये बहुत ज़्यादा जो हो चुका है एयर कंडीशनिंग सिस्टम, इससे पहले कर सकते थे हम, विच वॉज रिलेंटलेसली एंड अग्रेसिवली मार्केटेड बाय देयर इन्वेस्टर्स, जो कि रिलेंटलेसली और अग्रेसिवली मार्केटेड मतलब एडवर्टाइज किया गया था बाय देयर इन्वेस्टर्स। रिलेंटलेसली होता है बिना रुके, अग्रेसिवली मतलब बहुत ज़्यादा मार्केट किया उनके इन्वेस्टर्स ने, किसको, एयर कंडीशनिंग को। तो ये एयर कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जो कि मार्केटेड हुई थी बाय देयर इन्वेस्टर्स के। इन्वेस्टर्स ने बोला कि एयर कंडीशनिंग लगाओ, एयर कंडीशनिंग लगाओ। ये अगर हम नहीं करते, उससे पहले हम ये कर सकते थे कि पास्ट को देख के ना हम वेंटिलेशन और कूलिंग का जो नेचुरल सिस्टम था वो बिल्डिंग्स में लगा सकते थे। लेकिन अभी तो ये हो चुका था कि मार्केटिंग की वजह से बहुत जगह पर तो एयर कंडीशनिंग सिस्टम लग चुका था। तो इसलिए एडवर्टाइजिंग की वजह से लार्ज इंक्रीज हुआ वाइड स्प्रेड इंट्रोडक्शन ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ठीक है, यूज़ ऑफ एयर कंडीशनिंग का। तो ये हमें किस पैराग्राफ में मिला, बी में। सो ये बी में हमें समझ आता है, इम्प्लीकेशन होता है, समझ में आना है ऐसा मीनिंग को। 19 से 26 क्वेश्चन है, समरी कंप्लीशन, वन वर्ड यूज, हम सिर्फ वन वर्ड यूज़ कर सकते हैं। सो 19th क्वेश्चन है, प्रोफेसर एलन शॉर्ट, जो शॉर्ट था, प्रोफेसर एलन शॉर्ट था, एग्जामिन द वर्क ऑफ जॉन शॉ बिलिंग, उसने जॉन शॉ बिलिंग के वर्क को एग्जामिन किया। हु इन्फ्लुएंस्ड द आर्किटेक्चरल डैश ऑफ हॉस्पिटल्स टू इंश्योर दे हैड गुड वेंटिलेशन। तो हु इन्फ्लुएंस द आर्किटेक्चरल डैश ऑफ हॉस्पिटल, जिसने आर्किटेक्चरल डैश जो है हॉस्पिटल का उसको इन्फ्लुएंस किया था, तो ये पक्का करने के लिए यहाँ पे गुड वेंटिलेशन हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें, सो शॉर्ट्स की जो बुक थी, हाईलाइट्स ए डेवलपिंग एंड सोफिस्टिकेटेड आर्ट ऑफ साइंस एंड वेंटिलेटिंग बिल्डिंग्स थ्रू द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। तो जो शॉर्ट की बुक है वो हाईलाइट करती थी ये डेवलपमेंट आर्ट एंड साइंस ऑफ वेंटिलेशन का 19th और 20th सेंचुरी बिल्डिंग्स के थ्रू, इंक्लूडिंग द डिजाइंस ऑफ इंजीनियसली वेंटिलेटेड हॉस्पिटल्स, जो बहुत ही अच्छे इनोवेटेड अच्छी तरह से बने वेंटिलेटेड हॉस्पिटल्स थे, उसके डिज़ाइन को भी हाईलाइट करती थी उसकी बुक। ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट वर दोज बिल्ड टू द डिज़ाइंस ऑफ जॉन शॉ बिलिंग। खासकर जो इंटरेस्ट का खास जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट क्या था, वर दोज बिल्ड टू द डिज़ाइंस ऑफ जॉन शॉ बिलिंग। जो जॉन शॉ बिलिंग था ना, उसकी जो डिज़ाइंस से जो बिल्ड किए गए थे वो खास इंटरेस्ट के थे, इंक्लूडिंग द फर्स्ट जॉन हॉपिंस हॉस्पिटल इन द यूएस सिटी ऑफ बेल्टिमोर। जो फर्स्ट डिज़ाइन था ना जॉन का, जॉन्स हॉपिंग हॉस्पिटल, तो जो ये हॉस्पिटल था उसका यूएस सिटी इसमें, तो वो भी इसमें शामिल था। सो प्रोफेसर एलन शॉर्ट एग्जामिन्ड वर्क ऑफ जॉन शॉ बिलिंग हु इन्फ्लुएंस द आर्किटेक्चरल डैश ऑफ हॉस्पिटल्स। तो यहाँ पे जब हम आंसर लिखेंगे वो होगा डिज़ाइंस। तो उस जो बुक थी उसने हाईलाइट किया था ये सब कुछ, वेंटिलेशन ऑफ बिल्डिंग्स के साइंस और आर्ट को हाईलाइट किया था, और उसमें खासकर किस पे ध्यान दिया, जो डिज़ाइंस थे जॉन शॉ बिलिंग के। सो उसके बेस पे जो बिल्डिंग्स थी ना, जो बिल्ड किए थे, उस पे खासकर ध्यान दिया था। और ये जो हॉस्पिटल था, फर्स्ट हॉस्पिटल जो यूएसए में बिल्ड किया था, उसको ध्यान में रखते हुए। सो ये जो जॉन शॉ बिलिंग है, तो इसके वर्क को उन्होंने एग्जामिन किया। तो ये जो जॉन शॉ बिलिंग था उसने क्या इन्फ्लुएंस किया था, द आर्किटेक्चरल डिजाइंस ऑफ हॉस्पिटल्स। नेक्स्ट है ही कैलकुलेटेड दैट, उसने कैलकुलेट किया दैट डैश इन द एयर कमिंग फ्रॉम पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम डैश वुड नॉट हैव हार्म्ड अदर पेशेंट्स। तो उसने कैलकुलेट किया कि दैट डैश इन द एयर, तो ये आंसर आएगा पैथोजेंस इन द एयर इन द वार्ड, we found the ventilation system in the room would have kept other patients safe from harm. तो उसने कैलकुलेट किया जो पैथोजेंस थे ना, हमने देखा था पैथोजेंस क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिजीज स्प्रेड करते हैं। सो ही कैलकुलेटेड दैट पैथोजेंस इन द एयर, उसने पैथोजेंस डाल दिए थे एयर स्ट्रीम में,
ठीक है, जो फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस से कफिंग कर रही थी उसके मॉडल पे वार्ड में, रूम में, तो उसने फाउंड पता किया कि वेंटिलेशन सिस्टम इन द रूम वुड हैव केप्ट अदर पेशेंट सेफ फ्रॉम द हार्म. सो ही कैलकुलेटेड दैट पैथोजेंस इन द एयर कमिंग फ्रॉम द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम, तो आंसर आ जाएगा ट्यूबरक्लोसिस, वुड नॉट हैव हार्म्ड अदर पेशेंट्स. ठीक है, सो ट्यूबरक्लोसिस के जो जो पैथोजेंस थे वो अदर पेशेंट्स को हार्म नहीं करेंगे वेंटिलेशन की वजह से. ही ऑल्सो फाउंड दैट द एयर इन डैश इन हॉस्पिटल्स कुड चेंज एज ऑफन एज इन मॉडर्न ऑपरेटिंग थिएटर्स. ऑफन मतलब अक्सर. तो उसे ये भी पता लगा कि जो एयर थी ना इन डैश इन हॉस्पिटल्स, वो बदल सकती थी एज ऑफन एज इन मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम. जितनी मतलब अक्सर मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम में बदलती थी वैसे ही. तो यहाँ वी डिस्कवर्ड दैट 19th सेंचुरी हॉस्पिटल वार्ड्स कुड जनरेट अप टू 24 एयर चेंजेस एन आर. तो जो 19th सेंचुरी के हॉस्पिटल्स के वार्ड्स थे ना, रूम्स, वार्ड्स का मतलब रूम्स थे, वो 24 चेंजेस एक आर में कर सकते थे, एयर चेंजेस कर सकते थे. दैट वाज सिमिलर टू द परफॉर्मेंस ऑफ मॉडर्न डे कंप्यूटराइज मॉडल ऑपरेटिंग थिएटर. जो आजकल जो कंप्यूटराइज कंट्रोल ऑपरेटिंग थिएटर था ना मॉडर्न, वैसी ही परफॉर्मेंस वो दे सकते थे. तो यहाँ पे अगर हम देखें, ही फाउंड दैट द एयर इन डैश इन हॉस्पिटल्स, तो हम बोलेंगे वार्ड्स. जो हॉस्पिटल्स में जो वार्ड्स थे उसमें जो एयर थी कुड चेंज एज ऑफन एज अ मॉडर्न ऑपरेटिंग थिएटर. नेक्स्ट है ही सजेस्ट, उसने सजेस्ट किया दैट एनर्जी यूज, जो एनर्जी है उसका जो इस्तेमाल है, कुड बी रिड्यूस्ड, वो कम किया जा सकता है बाय लोकेटिंग मोर पेशेंट्स. जो ज़्यादा पेशेंट्स है वो उनको लोकेट करके इन डैश एरियाज. कौन से एरियाज में? तो यहाँ पे बोले पढ़ें, सिंगल रूम्स आर नॉट अप्रोप्रिएट फॉर ऑल पेशेंट्स. एक ही रूम सारे पेशेंट्स के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है. तो कम्युनल वार्ड्स, अगर हम बोले कम्युनल वार्ड्स, यहाँ कम्युनल वार्ड्स हो गया रूम्स, अप्रोप्रिएट फॉर सर्टन पेशेंट्स जैसे कि ओल्डर पीपल विद डिमेंशिया फॉर एग्जांपल. सो कम्युनल वार्ड्स जो कुछ खास पेशेंट्स के लिए जो सही है, जैसे कि ओल्डर पीपल है, उसके उसके जैसे एग्जांपल, वुड वर्क जस्ट एज वेल इन टूडेज हॉस्पिटल्स. तो जो कम्युनल वार्ड्स हैं ना, वार्ड्स हैं, वो भी अच्छा वर्क करेंगे आजकल के हॉस्पिटल्स में एट अ फ्रैक्शन ऑफ द एनर्जी कॉस्ट, मतलब बहुत ही कम कॉस्ट पे. सो कम्युनल वार्ड्स है ना, तो वो वर्क करेंगे जस्ट एज वेल इन टूडेज हॉस्पिटल्स, वो उतने ही अच्छा काम करेंगे आजकल के हॉस्पिटल्स में बहुत ही कम कॉस्ट पे. सो कम्युनल वार्ड्स कैसे? अप्रोप्रिएट फॉर सर्टन पेशेंट्स, जो कि कुछ खास पेशेंट्स के लिए ठीक है. अप्रोप्रिएट मतलब ठीक है. सो सर्टन पेशेंट्स जैसे ओल्डर पीपल विद डिमेंशिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे जो बुजुर्ग लोग हैं, डिमेंशियस की बीमारी हैं जिन्हें, सो उनके लिए अच्छा काम करेंगे. सो ही सजेस्ट दैट एनर्जी कुड बी रिड्यूस्ड, सो एट अ फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी कॉस्ट पे काम करेंगे वो कम्युनल वार्ड्स. कुड बी रिड्यूस्ड बाय लोकेटिंग मोर पेशेंट्स, सो ज़्यादातर पेशेंट्स जो हैं उनको लोकेट करके इन डैश एरियाज. तो इसलिए हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा कम्युनल. A major reason for improving ventilation in the 19th century hospital was the demand from the dash for protection against bad air known as dash. तो जो मेजर रीज़न है फॉर इम्प्रूविंग वेंटिलेशन का, मतलब वेंटिलेशन को इम्प्रूव करने का जो मेजर रीज़न है 19th सेंचुरी हॉस्पिटल में, वॉज द डिमांड फ्रॉम डैश. वो किसकी वजह से था? डैश की डिमांड की वजह से. फॉर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट बैड एयर, उनको बैड एयर से बचाने के लिए. जो उसको क्या बोलते थे बैड एयर को? सो यहाँ पे अगर हम पढ़ें, मच ऑफ द इंजेन्युटी प्रेजेंट इन द 19th सेंचुरी हॉस्पिटल एंड बिल्डिंग डिज़ाइंस, ज़्यादातर जो इनोवेशन थी 19th सेंचुरी हॉस्पिटल्स और बिल्डिंग डिज़ाइंस में, was driven by panicked public clamoring for buildings that could protect against what was thought to be a lethal threat of miasmas. तो वो पब्लिक के क्लैमरिंग, मतलब वो जो क्लैमरिंग मैंने बताया था क्या मीनिंग होगा इसका, चीखना चिल्लाना या क्लेम करना. वो जो डरी हुई पब्लिक चीख रही थी कि हमें ऐसी बिल्डिंग्स चाहिए जो कि उन्हें प्रोटेक्ट कर सके इस मियास्मास से, जो टॉक्सिक एयर थी जो डिजीज़ स्प्रेड करती थी. तो उसके बेस पे वेंटिलेशन को डिज़ाइन किया गया. ठीक है. सो मेजर रीजन फॉर इम्प्रूविंग वेंटिलेशन इन द 19th सेंचुरी हॉस्पिटल वाज अ डिमांड फ्रॉम द पब्लिक. यहाँ पे आंसर आएगा किसने किया था डिमांड? पब्लिक. सो पब्लिक ने क्लैमरिंग हुई थी. ठीक है.
वो चीखे चिल्लाए थे कि हाँ हमें प्रोटेक्शन चाहिए बैड एयर से। सो बैड एयर को क्या बोलते थे? नोन एस, सो आंसर इज MIASMAS, मियास्मास। दीज आर ब्लेम्ड फॉर, दीज मतलब ये जो मियास्मास है, बैड एयर है, दीज आर ब्लेम्ड फॉर स्प्रेड ऑफ डिजीज फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। इनको ब्लेम किया जाता था कि ये डिजीज स्प्रेड करती हैं, 100 ऑफ ईयर्स तक इनको ब्लेम किया जाता था, इंक्लूडिंग द एपिडेमिक ऑफ डैश इन लंदन एंड पेरिस इन द मिडल ऑफ 19th century। तो लंदन और पेरिस में जो डैश हुआ था उसको, उसके लिए भी इनको ब्लेम किया जाता था। सो 19th century में मियास्मास वॉज फियर्ड एज अ प्रिंसिपल एजेंट ऑफ डिजीज एंड पैंडमिक फॉर सेंचुरीज। ठीक है, हज़ारों साल से इसको इससे डरते थे लोग। एंड वर यूज इन टू एक्सप्लेन द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, और इसको ये कहा जाता था कि इन्फेक्शन स्प्रेड करती थी फ्रॉम मिडिल एजेस राइट थ्रू टू द कॉलरा आउटब्रेक इन लंदन एंड पेरिस। तो किस चीज़ का आउटब्रेक हुआ था? आउटब्रेक का मतलब होता है फैलना, ठीक है। सो पैंडमिक हो गया, ठीक है। सो इंक्लूडिंग द आउटब्रेक ऑफ, सो आंसर आ जाएगा कॉलरा। थर्ड पैसेज है वाई कंपनीज शुड वेलकम डिसऑर्डर। अब डिसऑर्डर क्या होता है? डिसऑर्डर बीमारी को भी बोलते हैं। डिसऑर्डर का वैसे मतलब होता है जो ऑर्डर में ना हो, चीज़ें या टाइमिंग ऑर्डर में ना हो, तो उसको कंपनीज को वेलकम क्यों करना चाहिए? थर्ड पैसेज। क्वेश्चन नंबर 27 से 34 है लिस्ट ऑफ हेडिंग। सो हमारे पास ए से लेके एच पैराग्राफ है और हमें हमें ये लिस्ट ऑफ हेडिंग से मैच करना है। 27 क्वेश्चन है सेक्शन ए। पैराग्राफ स्टार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन इज बिग बिजनेस। अब डिसऑर्डर का ऑपोजिट हो गया ऑर्गेनाइजेशन। जैसे सब कुछ अगर बिखरा पड़ा है तो उसको ऑर्गेनाइज करना, तो वो ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ये एक बहुत बड़ा व्यापार है। वेदर इट इज़ ऑफ आवर लाइफ्स, चाहे ये हमारी लाइफ की ऑर्गेनाइजेशन हो, और हाउ कंपनीज आर स्ट्रक्चर्ड, चाहे वो कंपनीज के स्ट्रक्चर की बात हो। ए $multi-billion इंडस्ट्री हेल्प्स टू मीट दिस नीड। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, $multi-billion इंडस्ट्री है जो हेल्प करती है इस नीड को पूरा करने के लिए। किस नीड को? दिस नीड क्या हो गया? आंसर इज ऑर्गेनाइजेशन। एक बहुत बड़ा बिजनेस है। सो चाहे वो हमारी लाइफ हो, जैसे ईमेल्स के इनबॉक्सेस या कैलेंडर, चाहे वो बड़ी कंपनीज के स्ट्रक्चर हो, बहुत बड़ी ये इंडस्ट्री है जो हमें ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत को पूरा करना बताती है। वी हैव मोर स्ट्रेटजीज फॉर टाइम मैनेजमेंट। हमारे पास बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं टाइम मैनेजमेंट की, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन की, दैन एट एनी अदर टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री। मतलब पूरी अगर हिस्ट्री को हम छाने तो हमारे पास बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं इसके लिए, पहले नहीं थी हमारे पास इतनी। वी आर टोल्ड, हमें बोला जाता है दैट वी ought to organize our companies, our life, our week, our day, even our sleep। हमें बोला जाता है हमें सब कुछ ऑर्गेनाइज करना है, हमारी कंपनी, लाइफ, हमारा हफ्ता, एक दिन, या फिर हमारा सोना भी। एंड एज अ मीन्स टू बिकम मोर प्रोडक्टिव, ताकि हम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकें। एवरी वीक काउंटलेस सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स टेक प्लेस अराउंड द वर्ल्ड। हर हफ्ते काउंटलेस मतलब अनगिनत सेमिनार्स और वर्कशॉप्स होती हैं पूरी दुनिया में, टू टेल द पेइंग पब्लिक दैट दे ऑट टू स्ट्रक्चर देयर लाइफ इन ऑर्डर टू अचीव दिस। तो हर हफ्ते ना बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं पूरी दुनिया में, ये बताने के लिए पेइंग पब्लिक को, पेइंग पब्लिक मतलब जो उसने पे करके वहाँ पे सेमिनार अटेंड किया है, उनको बताने के लिए दैट दे ऑट टू का मतलब होता है शुड बी, दे शुड स्ट्रक्चर देयर लाइव्स इन ऑर्डर टू अचीव दिस। अगर वो प्रोडक्टिविटी चाहते हैं, वो प्रोडक्टिव होना चाहते हैं, अचीव दिस मतलब किस चीज़ को अचीव करना है, तो वो बिकम प्रोडक्टिव ही होना चाहते हैं। तो हर हफ्ते बहुत सारे सेमिनार्स किए जाते हैं ताकि और उनको बताया जाता है कि अपनी लाइफ में इस प्रोडक्टिविटी को अचीव कैसे करना है, स्ट्रक्चर्ड में ला के। तो अगर हम सेक्शन ए की हेडिंग्स को यहाँ पे चेक करें, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को, तो कंप्लेंट्स की बात यहाँ पे नहीं हो रही अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ सर्टेन अप्रोच। फंडामेंटल बिलीव्स दैट आर इन फैक्ट इनकरेक्ट। सो बिलीव्स जो क्या है, इनकरेक्ट मतलब जो गलत हैं बिलीव्स। अर्ली रिकमेंडेशंस कंसर्निंग, सो अर्ली रिकमेंडेशंस मतलब पुरानी रिकमेंडेशंस। ऑर्गेनाइजेशन दैट पुट ए न्यू अप्रोच इनटू प्रैक्टिस। ऑर्गेनाइजेशंस तो कंपनीज हो गई जिन्होंने इस अप्रोच को प्रैक्टिस में लाया। कंपनीज दैट हैव सफर्ड फ्रॉम चेंजिंग देयर अप्रोच। कंपनीज जो सफ़र की हैं, सफ़र का मतलब जिनको नुकसान हुआ है अपनी अप्रोच चेंज करने। व्हाट पीपल आर इंक्रीजिंगली एक्सपेक्टेड टू डू। सो हमारा आंसर आ जाएगा व्हाट पीपल आर इंक्रीजिंगली एक्सपेक्टेड टू डू। सो लोगों से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो क्या करें। सो हमारा ये आंसर आ जाएगा
सिक्स्थ, ये हमारा आंसर सिक्स्थ क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमें ये कहा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और हमारे पास बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं इसके लिए, और हमें बोला जाता है कि हमें अपनी लाइफ, अपना काम, सारा कुछ क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है प्रोडक्टिव होने के लिए। और हर हफ्ते अनगिनत सेमिनार्स होते हैं अब लोगों को बताने के लिए कि आपको ये सब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर करके अपनी लाइफ को अचीव करना है। तो व्हाट पीपल आर इंक्रीजिंगली एक्सपेक्टेड टू डू, यहाँ पे कंपनीज की बात नहीं हो रही, ऑर्गेनाइजेशंस की बात नहीं हो रही, रिकमेंडेशंस, अर्ली रिकमेंडेशंस नहीं है, बिलीव्स जो इनकरेक्ट है वो नहीं है, कंप्लेंट्स की बात नहीं हो रही, हाउ टू अचीव आउटकम्स दैट आर करंटली इम्पॉसिबल। आउटकम्स होते हैं रिजल्ट्स जो कि इम्पॉसिबल हो ना, रिजल्ट्स उसको अचीव करना है। नीदर अप्रोच गारंटी कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट। नीदर अप्रोच मतलब फिर यहाँ पे कितनी अप्रोचेस होनी चाहिए? दो, क्योंकि नीदर तो होगा ना ही ये ना ही वो, सो टू अप्रोचेस कंटिन्यू गारंटी नहीं करती इंप्रूवमेंट। एविडेंस दैट ए सर्टेन अप्रोच हैव मोर डिसएडवांटेजेस देन एडवांटेजेस। कुछ के खास फायदे, नुकसान ज़्यादा हैं एडवांटेजेस के। सो इसका हमारा जो आंसर आ गया वो हो गया सिक्स्थ, व्हाट पीपल आर इंक्रीजिंगली एक्सपेक्टेड टू डू। सेक्शन बी है, ironically, however, the number of business that failed has also steadily increased। जो business जो fail हुए हैं वो भी क्या हो गए हैं? बढ़ गए हैं। वर्क रिलेटेड स्ट्रेस हैज़ इंक्रीज। स्ट्रेस भी क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया वर्क रिलेटेड। लार्ज प्रपोर्शन ऑफ वर्कर्स, जो वर्कर्स हैं बहुत सारे वर्कर्स, अमंग ऑल डेमोग्राफिक्स, हर जगह पे, चाहे वो किसी डेमो होता है, पब्लिक ग्राफिक्स मतलब उसकी इंफॉर्मेशन, सो हर डेमोग्राफिक में से क्लेम टू बी डिससेटिस्फाइड। तो वर्कर्स चाहे वो किसी भी जगह पे रहते हों, वो क्या है? डिससेटिस्फाइड हैं विद द वे देयर वर्क इज स्ट्रक्चर्ड। अपने वर्क से, जिस तरह उनका वर्क स्ट्रक्चर किया गया है उससे वो डिससेटिस्फाइड हैं। एंड द वे दे आर मैनेज्ड, तो उनको मैनेज कैसे किया जाता है इसलिए भी वो डिससेटिस्फाइड हैं। दिस बैग द क्वेश्चन व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग। इससे ये क्वेश्चन सामने आता है कि गलत क्या हुआ। व्हाट इज इट दैट on paper the drive for organization seems to sure short for increasing productivity, but in reality falls well short of what is expected। वो ये तो ठीक है, वो बोल रहे हैं कि क्या गलत क्या हुआ। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑन पेपर मतलब अगर उसको हम पढ़ें, इसकी थ्योरी पढ़ें, तो ये हमें शॉर्ट इंक्रीज, ये हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, बट रियलिटी में फॉल वेल शॉर्ट ऑफ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड। लेकिन रियलिटी में हमें ये वो रिजल्ट्स नहीं देता जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसको अगर हम चेक करें तो हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट, कंप्लेंट्स अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ सर्टेन अप्रोच। ये जो ऑर्गेनाइजेशन की अप्रोच है इसके बारे में, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस इंक्रीज हो गया है, वर्कर्स डिससेटिस्फाइड हैं जिस वे से उनको मैनेज किया जाता है या उनका काम जैसा है, सब हर तरफ से ये कह रहे हैं। तो ऑन पेपर तो ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है, बट असल में ये वैसा नहीं है। सो कंप्लेंट्स अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ सर्टेन अप्रोच, सो आंसर इसका आ जाएगा 1। सेक्शन सी, दिस हैज़ बीन ए प्रॉब्लम फॉर ए वाइल नाउ। ये एक प्रॉब्लम है कुछ देर से। फेडरिक टेलर वॉज वन ऑफ द फोर फादर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जो फेडरिक टेलर है ये फोर फादर है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, मतलब इन्होंने स्टार्ट की थी साइंटिफिक मैनेजमेंट। राइटिंग इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, सो 20वीं सदी के फर्स्ट हाफ में उन्होंने लिखा, ही डिज़ाइंड ए नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द वर्क प्रोसेस। उन्होंने काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स बनाए एफिशिएंसी ऑफ वर्क प्रोसेस की, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने प्रिंसिपल्स बनाए बहुत सारे, विच हैव सिंस बिकम वाइड स्प्रेड इन मॉडर्न कंपनीज। तो ये सारी मॉडर्न कंपनीज में ये यूज़ किए जाते हैं। सो द अप्रोच हैज़ बीन फाउंड फॉर ए वाइल। तो ये अप्रोच है ये काफ़ी देर से हमारे पास है। तो इसका मतलब 21st सेंचुरी की बात हुई है स्टार्टिंग में, 21st सेंचुरी के फर्स्ट हाफ हो गया 1901 से लेकर 1950 तक। तो इसके बेस पे हम कह सकते हैं अर्ली रिकमेंडेशंस कंसर्निंग बिजनेस एक्टिविटीज़। सो ये आंसर हमारा हो जाएगा 3। सेक्शन डी है, द न्यू रिसर्च सजेस्ट दैट दिस ऑब्सेशन विद एफिशिएंसी इज मिसगाइडेड। सो दिस, ये रिसर्च ने बताया कि ये जो ऑब्सेशन है ना, पागलपन है ये, कि हमें ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, मतलब प्रॉपर सब कुछ ऑर्डर में होना चाहिए, विद एफिशिएंसी के साथ हमारा जो ये पागलपन है इज मिसगाइडेड। मिसगाइडेड का मतलब ये गलत है, मतलब ये सच नहीं है। तो अगर हम ये सारा पढ़ें तो हमें पता लगेगा कि एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन की इतनी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि लास्ट लाइन अगर देखें, द रिजल्ट
is that business and people spend time and money organizing themselves for the sake of organizing. जो बिजनेस है और लोग हैं ना, वो स्पेंड टाइम एंड मनी, वो अपना पैसा और समय खर्चा करते हैं अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के लिए, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, रेदर देन एक्चुअली लुकिंग एट द एंड गोल एंड यूजफुलनेस ऑफ सच एन एफर्ट। वो ये नहीं देखते कि उसका रिजल्ट क्या है, एंड गोल क्या है, या उस एफर्ट का जो अपने आप पे वो पैसा और समय खर्चा कर रहे हैं अपने आप को ऑर्गेनाइज करने का, क्या क्या वो उसके लिए फ़ायदेमंद भी है। इसका मतलब ये जो ऑब्सेशन है कि ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, प्रॉपर सब कुछ ऑर्डर में होना चाहिए, ये जो एफिशिएंसी के लिए हमारी जो ऑब्सेशन है, ये मिसगाइडेड है। लोग अपना पैसा समय स्पेंड तो करते हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए खुद को, लेकिन ये नहीं देखते कि उसका एंड रिजल्ट क्या है, क्या वो फ़ायदेमंद है ये सारा एफर्ट जो भी कर रहे हैं। सो यहाँ पे भी लिखा था, द प्रॉब्लम इज़ नॉट नेसेसरी द मैनेजमेंट थ्योरीज एंड स्ट्रेटजीज वी यूज़ टू ऑर्गेनाइज अवर वर्क। प्रॉब्लम ऐसा नहीं है जो थ्योरीज बनाई हैं, जो स्ट्रेटजीज हैं हमें खुद के काम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, वो प्रॉब्लम नहीं है। इट इज़ द बेसिक अजम्पशन वी होल्ड इन अप्रोचिंग हाउ वी वर्क। ये जो हमारी अजम्पशन है ना, बेसिक अजम्पशन मतलब बेसिकली फंडामेंटल जो बिलीव है, फंडामेंटल हो गया बेसिक, अजम्पशन मतलब जो बिलीव है कि वी होल्ड इन अप्रोचिंग हाउ वी वर्क, इसमें दिक्कत है। सो हेयर इट इज़ द अजम्पशन दैट ऑर्डर इज़ ए नेसेसरी कंडीशन फॉर प्रोडक्टिविटी। हम ये सोचते हैं कि जो ऑर्डर है ना, उसी से ही प्रोडक्टिविटी होगी, नहीं तो नहीं होगी। ये जो बेसिक फंडामेंटल बिलीव ही है कि हाँ भाई, बेसिक अजम्पशन है हमारी कि भाई ऑर्गेनाइजेशन होगी तो प्रोडक्टिविटी होगी, ये एक्चुअली मिसगाइडेड है, मतलब ये इनकरेक्ट है। सो इसलिए हमारा ये जो आंसर है सेकंड, ये आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट है सेक्शन ई, व्हाट इज़ मोर। इसके अलावा और क्या है, रीसेंट स्टडीज शो दैट ऑर्डर एक्चुअली हैज़ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो ऑर्डर जो हम ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ना, रीसेंट स्टडी ने बताया है, इसके क्या है, डिमिनिशिंग रिजल्ट्स हैं। डिमिनिशिंग रिजल्ट्स का मतलब क्या होता है, जितना ज़्यादा हम ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे उसका बेनिफिट उतना ही कम होता जाएगा। उसे बोलते हैं जो रिटर्न्स हैं वो डिमिनिशिंग हो रहे हैं। जैसे पहले हमें फ़ायदा हुआ 100 का, लेकिन उसके बाद हमने और ऑर्डर करने की कोशिश की, लेकिन उससे फ़ायदा 90 हुआ, फिर 80, फिर 70, 80, एक टाइम पे आके नेगेटिव भी होना शुरू हो जाएगा। ऑर्डर डज इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, और ऑर्डर प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर डज इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ऑर्डर इंक्रीज तो करता है प्रोडक्टिविटी टू ए सर्टन एक्सटेंट, बट कुछ ही हद तक। बट इवेंचुअली द यूजफुलनेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द बेनिफिट्स इट यील्ड्स रिड्यूस अंटिल द पॉइंट वेयर एनी फर्दर इंक्रीज इन ऑर्डर रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी। तो ये कुछ ही हद तक इसकी ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हेल्प करता है। जैसे बट इवेंचुअली द यूजफुलनेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फ़ायदा जो है ना इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस का, और इसका जो बेनिफिट है, ये रिड्यूस हो जाता है अंटिल द पॉइंट, उस पॉइंट तक वेयर एनी फर्दर इंक्रीज इन ऑर्डर रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, कि अगर और हम ऑर्डर इंक्रीज करें तो प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी। सम आर्ग्यू दैट इन ए बिजनेस, कि एक बिजनेस में इफ़ द कॉस्ट ऑफ फॉर्मलिंग स्ट्रक्चर sometimes outweigh the benefits of doing it, then that thing ought not to be formally structured। तो कुछ लोगों में कुछ तो ये आर्ग्यू करते हैं कि बिजनेस में जहाँ पे खर्चा ज़्यादा हो स्ट्रक्चर करने का, मतलब ऑर्गेनाइज करने का, और उसके बेनिफिट्स कम हो, ठीक है, नुकसान ज़्यादा, खर्चा ज़्यादा, नुकसान ज़्यादा हो गया ना, लेकिन बेनिफिट्स कम होंगे, तो वहाँ पे स्ट्रक्चर करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वह नहीं करनी चाहिए स्ट्रक्चर। सो इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, एविडेंस दैट द सर्टेन अप्रोच कैन हैव मोर डिसएडवांटेजेस दैन एडवांटेजेस। ठीक है, तो जितना हम ऑर्गेनाइजेशन करने की ज़्यादा कोशिश करेंगे तो उतने ही उसके बेनिफिट्स क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, उससे रिटर्न कम होता जाएगा। और जहाँ पे खर्चा ज़्यादा हो ना स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज करने का और बेनिफिट कम हो, वहाँ पे दैट ought not to be formally structured, उसको स्ट्रक्चर नहीं करना चाहिए। इंस्टेड उसकी बजाय द रिसोर्सेज इन्वॉल्व कैन बी बेटर यूज्ड एल्सवेयर, उसकी बजाय जो रिसोर्सेज हम ऑर्गेनाइजेशन में लगाएंगे ना, उसकी बजाय हम किसी और पे लगाने चाहिए। सो लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस से ज़्यादा हो गए फिर। सो इसलिए ई का जो हमारा आंसर आ जाएगा वो होगा 9th। सेक्शन एफ, इनफैक्ट, असल में रिसर्च शो दैट, रिसर्च ये बताती है, व्हेन इनोवेटिंग, जब इनोवेशन हो, मतलब कोई चीज़ खोजी जाए न्यू, देन बेस्ट अप्रोच इज़ टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट डिवॉइड ऑफ स्ट्रक्चर। तो बेस्ट अप्रोच क्या है कि ऐसा एनवायरनमेंट हो जो डिवॉइड हो स्ट्रक्चर से। डिवॉइड होता है वंचित होना, तो मतलब उसमें स्ट्रक्चर हो ही ना,
एंड हिरार्की, ना उसमें हिरार्की हो। हिरार्की होता है जैसे पोजीशंस का ऑर्डर हो गया, जैसे पहले हायर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, ऐसी जो हिरार्की होती है वो भी ना हो, तो ना हो स्ट्रक्चर। तो बेस्ट अप्रोच इनोवेटिंग के समय क्या चाहिए कि ऐसा इन्वायरमेंट हो जिसमें स्ट्रक्चर और हिरार्की ना हो, डिवॉइड मतलब उसमें ना हो, एंड एनेबल एवरीवन इन्वॉल्व टू एंगेज इन वन ऑर्गेनिक ग्रुप। तो हर एक जो है वो एक ही ग्रुप में इन्वॉल्व हो। दिस इन्वायरमेंट कैन लीड टू न्यू सोल्यूशंस, इससे क्या होंगे, न्यू सोल्यूशंस आएंगे, दैट अंडर कन्वेंशनल स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट वुड नेवर बी रीच्ड। जो कि न्यू सोल्यूशंस आएंगे जो कि अगर कन्वेंशनल स्ट्रक्चर, कन्वेंशनल होता है जो पुराना स्ट्रक्चर है, उसमें कभी भी हम पहुंच नहीं सकते, वुड नेवर बी रीच, मतलब हमें ऐसे सोल्यूशंस मिलेंगे जहां से अगर, जिसमें हम अगर पिछले इन्वायरमेंट में, जैसे जिसमें ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें हमें वैसे रिजल्ट्स या वैसे सॉल्यूशंस कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर हम उसको ख़त्म कर दें स्ट्रक्चर को, हायरार्की को, तो हमें ऐसे सॉल्यूशंस मिलेंगे जो हम पहले अचीव नहीं कर सकते थे, वो उसमें पॉसिबल ही नहीं थी, वुड नेवर बी रीच्ड। तो इसलिए हाउ टू अचीव आउटकम्स दैट आर करंटली इम्पॉसिबल, तो हमें स्ट्रक्चर्स और हायरार्की को क्या करना चाहिए, ऐसी अप्रोच यूज़ करनी चाहिए जिसमें स्ट्रक्चर हायरार्की ना हो, ठीक है, एक ही ऑर्गेनिक ग्रुप में सब काम करें। इससे हमें न्यू सॉल्यूशंस मिलेंगे जो कि कन्वेंशनल एनवायरनमेंट में कभी भी पहुंच नहीं सकते थे। सो इसलिए हमारा ये आंसर आ जाएगा 7। एफ का आंसर आ गया 7। 33 क्वेश्चन है सेक्शन जी। तो इन रीसेंट टाइम कंपनीज हैव स्लोली स्टार्टेड टू एम्ब्रेस दिस डिसऑर्गेनाइजेशन। तो रीसेंट टाइम में ना कंपनीज ने इसको, एम्ब्रेस का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, एम्ब्रेस का मतलब गले लगाना होता है, तो डिसऑर्गेनाइजेशन को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है, शुरू कर दिया है। तो मैनी ऑफ देम एम्ब्रेस इट इन टर्म्स ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन मतलब कुछ नहीं तो उसको सोच में एम्ब्रेस एक्सेप्ट कर लिया है, एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस, और प्रोसेस में इन्वॉल्व कर लिया है। एग्जाम्पल, ऑटिकॉन। ऑटिकॉन एक डेनिश मैन्युफैक्चरर है, उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, लेट्स सी, ठीक है। इस इन सिमिलर फैशन द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ जनरल इलेक्ट्रिक एम्ब्रेस डिसऑर्गेनाइजेशन। तो एक जनरल इलेक्ट्रिक है, ये भी एक कंपनी है, इसने भी एम्ब्रेस्ड मतलब इसने भी एक्सेप्ट कर लिया डिसऑर्गेनाइजेशन को। तो इसके बारे में फिर बताया होगा कैसे क्या हुआ। अच्छा, गूगल एंड द नंबर ऑफ अदर टेक कंपनीज हैव एम्ब्रेस्ड, इन्होंने भी एम्ब्रेस कर दिया। अच्छा, यहाँ पे फिर काफ़ी सारी कंपनीज आ गई, ऑटिकॉन आ गई, जनरल इलेक्ट्रिक आ गई, गूगल आ गई, जिन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, एटलीस्ट इन पार्ट, मतलब कुछ हिस्सों में इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे फिर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज दैट हैव सफर्ड, सफर्ड नहीं, ऑर्गेनाइजेशंस दैट पुट न्यू अप्रोच इनटू प्रैक्टिस। तो हमारा आंसर आ जाएगा कि 4th। नेक्स्ट है सेक्शन एच, ए वर्ड ऑफ वार्निंग। तो एक वार्निंग दी है उन्होंने टू अदर थिंकिंग ऑफ जंपिंग इनटू दिस बैंड वैगन। तो जो बाकी सोच रहे हैं हम भी इसी वैगन में, वैगन बेसिकली टर्म यूज़ की जाती है टांगे के लिए, जो घोड़े के साथ पीछे बग्गी होती थी, जैसे वो आपने मूवी देखी होगी बसंती वाली, जिसमें जय वीरू होते हैं। सो उसमें जो बसंती जो चलाती है उसे वैगन बोलते हैं। सो ये वर्ड ऑफ वार्निंग है बाकियों के लिए जो इस वैगन में बैठना चाहते हैं। द एविडेंस सो फार सजेस्ट डिसऑर्डर मच लाइक ऑर्डर ऑल्सो सीम्स टू हैव डिमिनिशिंग यूटिलिटी। इसका मतलब ये है कि ये एविडेंस हमें बताता है कि डिसऑर्डर ना मच लाइक ऑर्डर, मतलब ऑर्डर के जैसे ही डिमिनिशिंग यूटिलिटी है इसकी, मतलब इस यूटिलिटी होता है फ़ायदा, इसका भी डिमिनिशिंग यूटिलिटी है। इसका मतलब डिसऑर्डर और ऑर्डर दोनों एक ही जैसे हैं। जितना डिसऑर्डर करोगे, अगर फ़ायदा हो रहा है ठीक है, लेकिन उसके बाद उसकी भी फ़ायदा होना ख़त्म हो जाएगा, ऑर्डर का भी ऐसा ही है। एंड कैन ऑल्सो हैव डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस इफ़ ओवर यूज, इसके ख़राब इफेक्ट भी हो सकते हैं परफॉर्मेंस के, अगर इसको ज़्यादा यूज़ किया डिसऑर्डर को। लाइक ऑर्डर, डिसऑर्डर शुड बी एम्ब्रेस्ड ओनली सो फार इट इज़ एज इट इज़ यूजफुल। तो जितना जैसे ऑर्डर है ना, वैसे ही डिसऑर्डर को वो भी उतना ही एक्सेप्ट करो जितना कि ये फ़ायदेमंद है, मतलब ज़्यादा नहीं करना। बट वी शुड नॉट फेयर इट, हमें से डरना नहीं चाहिए। नॉट वेंचर्ड वन ओवर द अदर, ना ही हमको एक से दूसरे को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। वेनिट्रेट, सॉरी। So this research also shows that we should continuously question whether or not our existing assumption works. तो इससे हमें ये समझ आता है कि हमें कंटिन्यूसली क्वेश्चन करते रहना चाहिए कि कौन सी assumption हमें फ़ायदा दे रही है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन वाली कि डिसऑर्गेनाइजेशन वाली। दोनों ही ऐसे हैं कि ऐसा नहीं कि किसी एक को एक्सेप्ट कर लो, कुछ
सो हमारा यहाँ पे अगर आप पढ़ें तो आंसर आ जाएगा नीदर अप्रोच, मतलब और डिसऑर्डर और ऑर्डर दोनों ही गारंटी नहीं करती कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। ये हमें देखना पड़ेगा कि भाई कहाँ तक ऑर्गेनाइजेशन ठीक है और कहाँ तक डिसऑर्गेनाइजेशन ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया। सो इसलिए हमारा ये आंसर आ जाएगा 8th। क्वेश्चन 35 से 37 है, कंप्लीट द सेंटेंस बिलो। ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। चूज मोर वन वर्ड ओनली, सो हमें एक ही वर्ड यूज़ करना है। सो क्वेश्चन है न्यूमरस ट्रेनिंग सेशंस। न्यूमरस होता है बहुत सारे, ट्रेनिंग सेशंस आर एम्ड एट पीपल। सो बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस लोगों के लिए लगाए जाते हैं हु फील दे आर नॉट डैश इनफ, जो फील करते हैं कि दे आर नॉट डैश इनफ, जो इतने डैश नहीं हैं। सो यहाँ पे लिखा है एवरी वीक काउंटलेस सेमिनार्स। सो काउंटलेस मतलब न्यूमरस, ठीक है। ट्रेनिंग सेशंस मतलब सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स, ये हो गई, ठीक है। टेक प्लेस अराउंड द वर्ल्ड टू टेल प्लेइंग पब्लिक, ठीक है, लोगों को ये बताने के लिए दैट दे ऑट टू, मतलब दे शुड स्ट्रक्चर देयर लाइफ, ये इनको अपनी लाइफ को क्या करना होगा, स्ट्रक्चर करना होगा इन ऑर्डर टू अचीव दिस, इसको अचीव करने के लिए। तो किस चीज़ को अचीव करना था, बेसिकली उनको प्रोडक्टिव होना है। सो ऊपर लिखा था वी आर टोल्ड दैट हमारी कंपनी, हमारी लाइफ, वीक डे और हमारा सोना भी ये ऑर्गेनाइज होना चाहिए ऑल एज ए मीन्स टू बिकम मोर प्रोडक्टिव, ताकि हम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सके। तो हर वीक बहुत काउंटलेस सेमिनार्स होते हैं लोगों को बताने के लिए कि आपको ये कैसे अचीव करना है, क्या अचीव करना है, आंसर इज प्रोडक्टिव कैसे बनना है। तो जो लोग प्रोडक्टिव नहीं है ना, सो हु आर नॉट प्रोडक्टिव इनफ, तो उनके लिए बहुत सारे सेशंस होते हैं। सो न्यूमरस ट्रेनिंग सेशंस आर एम्ड एट पीपल हु फील दे आर नॉट प्रोडक्टिव इनफ। आई होप आपको ये समझ आ गया कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, प्रोडक्टिव बनाने के लिए लोगों को बोला जाता है कि आप ये करें, ठीक है, अपना ऑर्गेनाइज करें। तो फिर उनको बहुत सारे सेमिनार्स में ये सिखाया जाता है कि आपको ये अचीव कैसे करना है। ये मतलब आंसर इज प्रोडक्टिव कैसे बनना है। सो प्रोडक्टिव नहीं है जो, उनके लिए बहुत सारे सेमिनार्स लगते हैं। सो नेक्स्ट है बीइंग ऑर्गेनाइज्ड अपील्स टू पीपल हु रिगार्ड देमसेल्व्स एज। सो ऑर्गेनाइज्ड होना, बीइंग ऑर्गेनाइज्ड मतलब ऑर्गेनाइज्ड होना, अपील्स उन लोगों को अपील करता है, मतलब उन लोगों को अच्छा लगता है, ठीक है। अपील टू पीपल जो खुद को, रिगार्ड देमसेल्व्स जो खुद को क्या मानते हैं, एज डैश। सो दिस रेट्रोइक होता है मोटिवेशनल स्पीच हो गई या राइटिंग हो गई। सो दिस रेट्रोइक हैज़ ऑल्सो क्रीप्ड का मतलब हो गया शामिल होना या एंटर करना। तो ये जो मोटिवेशनल स्पीच है या ये भाषण है, ये घुस गया है इनटू द थिंकिंग ऑफ बिजनेस लीडर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। ये जो बिजनेस लीडर्स हैं और एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये उनके दिमाग में घुस चुका है, उनकी थिंकिंग में घुस चुका है ये। मच टू द डिलाइट ऑफ सेल्फ प्रोक्लेम्ड परफेक्शनिस्ट विद द नीड टू गेट एवरीथिंग राइट। ये बेसिकली ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड मतलब क्या होता है, जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड होता है जो खुद को ही बोले, मतलब परफेक्शनिस्ट बोले, ठीक है। ये उनकी खुशी के लिए है, उनके प्लेजर के लिए है, जो चाहते हैं कि हर चीज़ क्या हो, ठीक हो, ऑर्गेनाइज्ड हो। सो बीइंग ऑर्गेनाइज अपील टू पीपल, अपील्स मतलब ये डिलाइट हो गया, मतलब उनको अच्छा लगता है, उन लोगों को अच्छा लगता है। किन लोगों को अच्छा लगता है, पीपल सेल्फ प्रोक्लेम प्रोफेशनिस्ट, सो हु रिगार्ड देमसेल्फ एज, सो हमारा आंसर आ जाएगा परफेक्शनिस्ट। नेक्स्ट है मैनी पीपल फील, बहुत सारे लोग फील करते हैं, डैश विद आस्पेक्ट ऑफ देयर वर्क। सो डैश विद आस्पेक्ट्स ऑफ देयर वर्क। सो अगर यहाँ पे पढ़ें लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स, तो ये मैनी पीपल हो गया, लार्ज प्रोपोर्शन हो गया मैनी वर्कर्स पीपल फ्रॉम ऑल डेमोग्राफीज। क्लेम मतलब वो ये क्लेम करते हैं, दावा करते हैं, मतलब वो फील करते हैं टू बी डिससेटिस्फाइड विद द वे देयर वर्क इज स्ट्रक्चर्ड एंड द वे दे आर मैनेज्ड। तो सो मैनी पीपल फील डिससेटिस्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 से 40 है, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। सो बोथ बिजनेस एंड पीपल एम एट ऑर्डर विदाउट रियली कंसिडरिंग इट्स वैल्यू। सो बिजनेस हो चाहे लोग हों, इनका एम क्या होता है, ऑर्डर में आना, विदाउट रियली कंसिडरिंग इट्स वैल्यू, चाहे उसका वैल्यू उन्हें मिले या ना मिले, मतलब उसके वैल्यू को वो कंसिडर नहीं करते, इसका फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे पढ़ें तो यहाँ पे जब लिखा था कि दिस ऑब्सेशन विद एफिशिएंसी इज मिसगाइडेड, ये जो पागलपन है एफिशिएंसी के लिए, हमें बहुत एफिशिएंट होना है, ऑर्गेनाइज होना है, ये मिसगाइडेड है। तो यहाँ पे अगर देखें
This assumption has also fostered the idea that disorder must be detrimental to organization productivity. So इसलिए ये assume करते हैं कि जो disorder है वो ख़राब है ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी के लिए. ये अगर वो सोचें कि डिसऑर्गेनाइजेशन से हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो गई या ख़राब हो गई, तो द रिजल्ट इज़ दैट, इसका रिजल्ट क्या है, दैट बिजनेस एंड पीपल स्पेंड टाइम एंड मनी ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्स फॉर द सेक ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. इसका मतलब हो गया सिर्फ ऑर्गेनाइज करने के लिए ना, वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सारे बिजनेस एंड पीपल वो खर्चा करते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं खुद को ऑर्गेनाइज करने के लिए, रेदर देन एक्चुअली लुकिंग एट द एंड गोल एंड यूजफुलनेस ऑफ सच एन एफर्ट. हालांकि वो उसका जो एंड गोल है या उसके जो फ़ायदा है उस एफर्ट का, उससे उसकी तरफ वो देखते नहीं हैं. तो लेकिन अपने आप को ऑर्गेनाइज करने में व्यस्त हैं. वो चाहते हैं कि खुद को ऑर्गेनाइज कर लें, लेकिन ये नहीं देखते कि अच्छा उसका कोई फ़ायदा भी है. तो इसलिए बोथ बिजनेस एंड पीपल एम एट ऑर्डर विदाउट रियली कंसिडरिंग इट्स वैल्यू. ये हमारा आंसर ट्रू हो जाएगा. 39th क्वेश्चन है, इनोवेशन इज मोस्ट सक्सेसफुल. इनोवेशन सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कब होती है, मतलब सब इनोवेशन कहाँ पे ज़्यादा होती है, इफ़ पीपल इन्वॉल्व हैव डिस्टिंक्ट रोल्स. अगर लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनके डिस्टिंक्ट होता है, अलग अलग रोल्स हों, मतलब उनकी प्रॉपर हायरार्की हो. ठीक है, कौन मैनेजर है, कौन असिस्टेंट मैनेजर है, कौन वर्कर है, कौन कैसा है. सो यहाँ पे लिखा था, रिसर्च शो दैट व्हेन इनोवेटिंग, जब इनोवेट करना हो, द बेस्ट अप्रोच इज़ टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट डिवॉइड ऑफ स्ट्रक्चर. डिवॉइड होता है वंचित होना, जिसमें ना हो स्ट्रक्चर, हायरार्की ना हो, एंड एनेबल एवरीवन इन्वॉल्व टू एंगेज इन वन ऑर्गेनिक ग्रुप. तो हर कोई एक ही ग्रुप में इन्वॉल्व हो, तो उसमें ना ही कोई स्ट्रक्चर हो, ना कोई हायरार्की हो, हर कोई एक ही ग्रुप में इन्वॉल्व हो. तो ये बेस्ट अप्रोच होती है इनोवेटिंग के लिए. तो लेकिन यहाँ पे लिखा है इनोवेशन ज़्यादा सक्सेसफुल कब होती है, इफ़ पीपल इन्वॉल्व हैव डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट होता है अलग अलग उनके रोल्स हों. सो ये ऑपोजिट हो जाता है इस इन्फॉर्मेशन से, इसलिए ये आंसर आ जाएगा फॉल्स. नहीं, उनके डिस्टिंक्ट रोल ना हो, सब इकट्ठे हों, कोई हायरार्की ना हो, कोई स्ट्रक्चर ना हो. हायरार्की होता है जैसे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गए, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट या लोअर मैनेजमेंट. जैसे किसी भी डिपार्टमेंट में एक हायरार्की होती है, एक सीईओ हो गया, जैसे पूरे चेयरमैन हो गए, सीईओ हो गए, मैनेजर हो गए, ठीक है, या असिस्टेंट मैनेजर हो गए नीचे, और वर्कर्स हो गए. तो ये एक हायरार्की होती है जो नीचे से नीचे, नीचे से नीचे जाते रहते हैं. डिफरेंट पोर्टफोलियोज होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए. लेकिन यहाँ पे है कि उसी को हायरार्की बोलते हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि उनके रोल्स डिफरेंट नहीं होने चाहिए, एक ही ग्रुप में काम करना चाहिए. सो फॉल्स हो जाएगा. 40th क्वेश्चन है, गूगल वॉज इंस्पायर्ड टू अडॉप्ट फ्लैक्सिबिलिटी बाय द सक्सेस ऑफ जनरल इलेक्ट्रिक. तो गूगल जो है वो किससे इंस्पायर्ड था फ्लैक्सिबिलिटी को अडॉप्ट करने के लिए. सो फ्लैक्सिबिलिटी मतलब डिसऑर्डर हो गया. फ्लैक्सिबिलिटी डिसऑर्डर क्यों हो गया, मैं समझा. फ्लैक्सिबिलिटी ये होता है कि चीज़ें फ्लैक्सिबल हों, ऑर्गेनाइज्ड ना हों, मतलब किसी भी तरह हम उनको चेंज कर पाएँ. लेकिन अगर ऑर्डर होगा तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे. तो जनरल जो गूगल है वो डिसऑर्डर को अडॉप्ट करने के लिए, फ्लैक्सिबिलिटी को अडॉप्ट करने के लिए इंस्पायर किससे हुआ था, द सक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक, जनरल इलेक्ट्रिक की सक्सेस से वो इंस्पायर हुआ था. तो यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रिक की बात की गई है, ठीक है, जिसने अडॉप्ट किया था फ्लैक्सिबल वर्किंग को. ठीक है, गूगल एंड नंबर ऑफ अदर टेक कंपनीज हैव एम्ब्रेस्ड एटलीस्ट इन पार्ट दीज काइंड ऑफ फ्लैक्सिबल स्ट्रक्चर्स. उन्होंने भी इनको इन पार्ट मतलब कुछ हद तक इनको फ्लैक्सिबल स्ट्रक्चर्स को एक्सेप्ट कर लिया, एम्ब्रेस कर लिया. और गूगल और अदर टेक कंपनीज में फैसिलिटेटेड बाय टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रॉन्ग कंपनीज वैल्यू विच ग्लू पीपल टुगेदर. जो लोगों को इकट्ठे, ग्लू मतलब जोड़ना, लोगों को इकट्ठे जो जोड़ती हैं वो अच्छा है इनके लिए. लेकिन यहाँ पे इसके बारे में इंस्पिरेशन गूगल को किससे मिली, जनरल इलेक्ट्रिक से मिली. अगर आप ये पढ़ें तो यहाँ पे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है. ऐसा हो भी सकता है कि गूगल ने जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स को देख के ही इंस्पायर हुआ हो कि नहीं चलो हम भी करते हैं डिसऑर्डर को एक्सेप्ट. नहीं भी हो सकता, गूगल ने अपना सेपरेट अप्रोच स्टार्ट मतलब मे बी एक्सेप्ट की हो. तो क्योंकि इनके आपस में कोई कनेक्शन नहीं दिया हुआ, तो इसलिए हम इसका आंसर देंगे नॉट गिवन. आई होप आपको ये सारी रीडिंग समझ में आई होगी. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं. और द वे ये आपको आंसर्स बताए गए हैं, अगर आप इसमें किसी भी तरह की कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट आप वो भी हमें कमेंट में लिख के बताएं, ताकि हम बेटर वे से आपको रीडिंग के जो आंसर्स हैं वो बता पाएँ. थैंक यू.